Good morning class 11 and welcome to the next video of microeconomics topic consumer's equilibrium. In the last video I have taught you about the indifference curve का meaning आपको बताया था, ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में आपको बताया था मैंने, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में समझा था, TU-MU के बारे में बात डिस्कस हुआ था। आज हम उसी में थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं उस टॉपिक को, तो उसमें हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ द इंडिफरेंस कर्व एंड व्हाट इज़ द बजट लाइन, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे और उसके जो हमारे टेक्निकल टर्म्स बीच में हमारे यूज़ होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो गाइस सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं क्या होता है। इट्स इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, और वी कैन से कंज्यूमर रिमेन इनडिफरेंट अमंग दीज कॉम्बिनेशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सभी कॉम्बिनेशन कमोडिटीज़ के जिसमें अलग अलग क्वांटिटी परचेज़ करने पर, डिफरेंट क्वांटिटीज़ परचेज़ करने पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल सेम रहता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वो इनमें से कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकता है, वो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब जैसे आप इस टेबल में थोड़ा देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन रखे हैं ABCD, एक तरफ हमारी गुड्स X है, दूसरी तरफ गुड Y है। यानी अगर वो गुड X की 1 यूनिट परचेज़ करता है और गुड Y की 15, या फिर गुड X की 2 यूनिट्स परचेज़ करता है और गुड Y की 10 यूनिट्स परचेज़ करता है, गुड X की 3 करता है या Y के 6 करता है, एंड सो ऑन। इन सभी कॉम्बिनेशंस में, सभी क्वांटिटीज़ में उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल सेम रहता है। तो ये आपकी टेबुलर प्रेजेंटेशन जो शो कर रही है कि कंज्यूमर रिमेन इंडिफरेंट इन ऑल दीज कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर एक टर्म आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है MRS के बारे में। तो व्हाट इज़ MRS? MRS स्टैंड्स फॉर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि आप जिस कमोडिटी को परचेज करने के लिए दूसरी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, MRS, राइट। तो आप MRS देख रहे हैं यहाँ पर कैसे हमने निकाला। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इसका होता है यूनिट्स सेक्रीफाइज्ड, यानी नंबर ऑफ द यूनिट्स सेक्रीफाइज्ड अपॉन नंबर ऑफ द यूनिट्स गेन्ड। तो मैंने उसी फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पर देखिए क्या किया। फर्स्ट में हमने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, फर्स्ट यूनिट आपके एज इट इज आ गई, इसलिए ब्लैंक लगा हुआ है यहाँ। सेकेंड कॉम्बिनेशन जब हमने कॉम्बिनेशन B परचेज़ किया, तो यहाँ से हमने कमोडिटी X की 1 यूनिट हमने गेन की है और कमोडिटी Y की यहाँ से हमने 5 यूनिट सेक्रीफाइस की हैं। तो रेशो क्या बन के आ गया, सेक्रीफाइस्ड अपॉन गेन, ठीक है, याद रखना। तो उसके लिए हमारा रेशो क्या बन के जाएगा, 5 हमने यहाँ सेक्रीफाइस किया और 1 हमने यहाँ गेन की थी, तो रेशो बन गया 5:1। सिमिलरली हमने सेकंड के बाद थर्ड यूनिट परचेज़ की कमोडिटी X की, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना किया, 4 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया। तो रेशो क्या बनेगा, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, यानी सेक्रीफाइस हुई है 4 यूनिट, गेन हुई है हमारी 1 ही यूनिट गेन हुई है, तो रेशो बन गया 4:1, एंड सो ऑन। आप देखते जा रहे हैं लगातार हमारा रेशो डिक्रीज़ होता जा रहा है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि रेशो डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, ठीक है, MRS डिक्रीज़ क्यों हो रहा है। एक अच्छा पॉइंट है कि वाई MRS डिमिनिशेस। उसके लिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। आपने पिछले वीडियो में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, वो लॉ ही इसका रीज़न है कि हमारे यहाँ से डिमिनिश होता है। अब इस चीज़ को समझिए, जब आपने यहाँ पे 1 यूनिट परचेज़ की, आपने X की, फिर आपने सेकंड परचेज़ की, फिर आपने थर्ड परचेज़ की, जो सेटिस्फेक्शन आपको फर्स्ट में मिला था ऑब्वियसली वो सेकंड में नहीं मिला होगा। फिर भी हम स्टार्टिंग अपनी यहीं से लेते हैं कि आपने जब 1 यूनिट एक्स्ट्रा परचेज़ की कमोडिटी X की, तो उसके लिए आपने 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी कमोडिटी Y की, राइट। यानी X की 1 यूनिट से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, कि X की 1 यूनिट से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था उसके लिए आपने 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी कमोडिटी Y की। जब आप सेकेंड यूनिट के बाद थर्ड यूनिट परचेज करेंगे कमोडिटी X की, तो लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा। उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल सेकेंड यूनिट पे मिल रहा था आपको कमोडिटी X में, उतना आपको थर्ड में नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। जब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल थर्ड यूनिट पे कम हो जाएगा, तो आप क्या यहाँ से सेक्रीफाइस वैल्यू सेम रखेंगे। आपका सेटिस्फैक्शन थर्ड यूनिट पे जाके कम हो रहा है, तो आपने जब पहले 5 यूनिट सेक्रीफाइस की थी, तो क्या आप दोबारा 5 ही करेंगे, सेटिस्फैक्शन तो कम हो रहा है पहले से, तो ऑब्वियसली आप पहले से कम सेक्रीफाइस करना चाहेंगे, राइट। तो हमारे यहाँ से सेक्रीफाइसिंग वैल्यू घट जाएगी, 5 की जगह 4 रह जाएगी। सेम ऐसे अगर आगे चलेंगे, जब आप फोर्थ यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो जो सेटिस्फैक्शन थर्ड यूनिट पे मिल रहा था वो फोर्थ पे नहीं मिलेगा और रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या फिर से आप सेक्रीफाइस सेम करेंगे 4 यूनिट्स का, नहीं, ऑब्वियसली कम करेंगे। तो हमारा 3 यूनिट्स से रह गया, 6 - 3 3 यूनिट्स रह गया। तो ये हमारा पॉइंट है और हमारा रीज़न है
कि हमारा MRS डिमिनिश क्यों होता है, बिकॉज जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अप्लाई होता है। तो हमारा सेटिस्फैक्शन जब डिक्रीज़ होता है लगातार, तो हम सेक्रीफाइस भी लगातार सेम क्यों करेंगे, वो भी लगातार डिक्रीज़ होता चला जाएगा। और इसी MRS के डिमिनिश होने की वजह से आपका जो IC की शेप है वो बन जाती है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, राइट, क्योंकि आपका यहाँ से गेनिंग रेशियो हमारा सेम रहता है और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले से डिक्रीज होता चला जाता है। अब आते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये तो आपको जनरली से ये बताया कि IC हमारा बनता किस तरीके से। अब हम आते हैं IC की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले पॉइंट आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि IC हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जो IC कर्व आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ जा रहा है, और थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर दूँ तो ये हमारा थोड़ा सा ये इस तरह ही आएगा, नीचे की तरफ इस तरह चला जाएगा। तो ये ऐसा क्यों बना हुआ है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास आपको बजट आपका सेम है, या आपका ऐसे कह लो आपको 2 कमोडिटीज़ परचेज़ करनी है उसी सेम बजट के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको एक चीज़ तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ना। तो जब आप यहाँ से एक्स को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ से वाई तो सेक्रीफाइस होगा ही। और ये तो आपने जब डिमांड चैप्टर पढ़ा या कोई भी चैप्टर पढ़ा उसमें हमेशा देखा जब भी हमारा एक वेरिएबल डिक्रीज़ होता है एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा होता है, दोनों का जब रिलेशन उनका अपोजिट चलता है, इनवर्स रिलेशन चलता है, तो स्लोप हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनते हैं कर्व सारे। ठीक है, तो ऐसे इसमें रिलेशन में इन्वर्स हो गया, गुड एक्स का गुड वाई का रिलेशन इन्वर्स हो गया कि अगर एक यहाँ से बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, तो उस वजह से शेप कैसे बनेगी इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेकंड पॉइंट आता है कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स शेप का रीज़न आपको वैसे मैं MRS के अंदर पूरा भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉन्वेक्स शेप होने का रीज़न क्या है, MRS का डिमिनिश होना, तो उसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सॉरी। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज़ हायर IC गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। ये आपके पास नई प्रॉपर्टी आई है, सुनिए ध्यान से इसको। मैं इसी कर्व में इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हमने मान लो यहाँ पे अभी 2 कर्व में और ड्रॉ कर लेता हूँ। एक कर्व मैंने यहाँ बना लिया और मैं इसी में जैसे ये आपका IC1 है अगर, और मैं जो नया कर्व मैंने ड्रॉ किया इसको मैं IC2 का नाम दे देता हूँ। आप सपोज कीजिए आपने एक पॉइंट मार्क किया वाई एक्सिस पर कहीं भी, इस पॉइंट के सामने अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है क्लियर कि हमारी जो क्वांटिटी ऑफ द x मिल रही है वो इतनी है और क्वांटिटी ऑफ y हमें इतनी मिल रही है, राइट। बट विद द सेम यूनिट्स ऑफ y अगर मैं इसी पॉइंट को यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ तो आप देखेंगे कि एटलीस्ट हमें x की क्वांटिटी तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएगी। और कंज्यूमर क्या चाहता है, हमेशा कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। तो क्लियर सी बात है कि अगर हम IC कर्व देखें, हम हायर IC कर्व देखें, यानी जो भी IC कर्व हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें जो राइटवर्ड IC कर्व होगा, जो राइट साइड पे होगा, उसमें आपको एटलीस्ट किसी एक यूनिट की क्वांटिटी एक्स्ट्रा ज़रूर मिल रही होगी, चाहे x की मिल रही हो या y की मिल रही हो। और जब भी क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिलती है तो कंज्यूमर ऑलवेज विल बी मोर सेटिस्फाइड। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हायर IC कर्व्स गिव द हायर सेटिस्फैक्शन, राइट। चलिए इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और फोर्थ हमारी पर प्रॉपर्टी आती 2 ICs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि कभी भी 2 IC लगातार एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। उसका रीज़न मैं आपको मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है, इसको आप ग्राफिकली समझेंगे थोड़ा सा। सपोज कीजिए कि आपने एक IC हमने ये ड्रॉ किया, हम ये मान लेते हैं कि IC इंटरसेक्ट कर सकते हैं, राइट। मैंने दूसरा IC यहाँ से ड्रॉ कर दिया। चलिए ये हमारा IC1, ये IC2, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि 2 IC कभी सेम सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं दे सकते। हमने मान लिया कि ये 3 पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। हमने अभी ये इमेजिन किया है कि 2 IC इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कंट्रास्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम। देखिए अब जो पॉइंट C है वो नीचे लाई कर रहा है और पॉइंट B ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट B का सेटिस्फैक्शन पॉइंट C के सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा है, बिकॉज हायर कर्व गिव द हायर सेटिस्फैक्शन। अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा ये। तो इट मीन्स जो पॉइंट B का सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो पॉइंट C के सेटिस्फैक्शन लेवल से ज़्यादा होगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो शो हो रहा है वो क्या है कि पॉइंट A का सेटिस्फैक्शन लेवल IC1 IC2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब पॉइंट A ऐसा पॉइंट है जिसका सेटिस्फैक्शन लेवल A और B के बराबर है,
बिकॉज पॉइंट ए लाइज ऑन द IC1 एंड ऑल्सो पॉइंट सी के इक्वल भी है बिकॉज ए एंड सी लाइज ऑन सेम कर्व दैट इज IC2। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ए का सेटिस्फैक्शन बी के इक्वल भी आ रहा है, पॉइंट ए का सेटिस्फैक्शन सी के इक्वल भी आ रहा है, इसका मतलब बी और सी का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम हो गया। बट क्या ये कर्व में दिख रहा है कि बी और सी का सेटिस्फैक्शन सेम हो? पॉसिबल नहीं है, बिकॉज थर्ड प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा है कि जो हायर सेटिस्फैक्शन, जो हायर IC होता है, यानी जो पॉइंट हायर कर्व पे लाई कर रहा है उसका सेटिस्फैक्शन लोअर कर्व से ज़्यादा होगा। इट मीन्स हमारी जो अजम्पशन हमने ली है यहाँ पर कि दे कैन इंटरसेक्ट, ये अजम्पशन ही गलत है। तो ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से बड़ा इजीली प्रूव होता है कि पॉइंट ए का सेटिस्फैक्शन और पॉइंट ए का सेटिस्फैक्शन बी के इक्वल है, पॉइंट ए का सी के इक्वल है, इट मीन्स बी और सी इक्वल हो गए। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका हमारी अजम्पशन ही गलत है। तो बहुत क्लियर हो जाता है कि दो IC कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ हुई IC कर्व के बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपना बजट लाइन। तो बजट लाइन हमारे पास क्या है? इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी बॉट बाय अ कंज्यूमर विद द गिवन इनकम एंड द गिवन प्राइसेस। कि जो अभी तक हमने जो IC पढ़ा था उसमें सिर्फ इतना देखा है कंज्यूमर इन सभी लेवल्स पे इक्वली सेटिस्फाइड है, पर ये कहीं नहीं पढ़ा कि उनको परचेज कर सकता है। अब हम आ गए उसकी जेब के ऊपर कि उसका बजट क्या है। तो बजट लाइन क्या शो करती है? उन सभी कॉम्बिनेशंस को जो कंज्यूमर अपने गिवन बजट के साथ परचेज कर सकता है अगर मार्केट में प्राइस हमारे फिक्स हैं तो, यानी गिवन प्राइसेस जो भी चल रहे हैं मार्केट में। अब देखिए मैंने जैसे एक टेबल वहाँ ड्रॉ किया था वैसे यहाँ पर भी है, हमने कुछ 5-6 कॉम्बिनेशंस लिए हैं, कुछ हमारे प्राइजेस फिक्स हैं कमोडिटी के। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यार ये कुछ एक टेबल ड्रॉ की है जिसमें कमोडिटी X हम यहाँ से डिक्रीज़ कर रहे हैं और कमोडिटी Y यहाँ से इंक्रीज़ होगी। ये तो हमें पता ही है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कमोडिटी जब आप किसी कमोडिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो दूसरी को आपको डिक्रीज़ करना ही पड़ेगा। आप देखेंगे जब इसमें रेशो आ रहा है एक्सचेंज रेशो बार बार सेम आएगा, बिकॉज हमारा जो सेक्रीफाइस हो रहा है और जो गेन हो रहा है वो हमारा 1:2 1:2 1:2 रेशो, प्राइस रेशो एक तरह से MRE का प्राइस रेशो भी कह सकते हो। तो इसका प्राइस रेशो हमारा बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। और इस प्राइस रेशो के सेम आने की वजह से मान लो आपका बजट जो भी है, एक कांस्टेंट बजट हम मान लेते हैं, सपोज 50 रुपये आपके पास, तो प्राइस रेशो हमारा गुड्स का सेम रहना चाहिए, ठीक है, बिकॉज प्राइस तो मार्केट में चेंज होगा नहीं। तो उसी वजह से क्योंकि प्राइस रेशो हमारा कांस्टेंट आ रहा है, MRE हमारा सेम आ रहा है, इसलिए लाइन भी कैसी बनेगी? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्योंकि बजट आपका 50 रुपये तो वो 50 रुपये ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए इसको आप प्रॉपर्टी भी कह सकते हो कि बजट लाइन ऑलवेज भी स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि आपका जो प्राइस रेशो होता है, MRE होता है, वो बिल्कुल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसके प्रॉपर्टी के नीचे हमारे पास पॉइंट लिखा भी हमने ये कि प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन के अंदर इट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर हमारे पास आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास इनकम कांस्टेंट है एक तरह का, ठीक है, इनकम हमारा एक कांस्टेंट है इसमें, कि जब आपकी इनकम कांस्टेंट है तो आपको जब एक कमोडिटी को इंक्रीज़ करना है तो दूसरी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और जब भी ऐसा बस बताया ना आपको मैंने कि जब भी दो कमोडिटी का रिलेशनशिप इन्वर्स में आ जाए दो वेरिएबल्स का, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी बनता है हमेशा। तो इसी वजह से हमारे पास बजट लाइन कैसी बनती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। तो इस पूरे वीडियो में हमने सिर्फ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की मीनिंग्स बताया है, मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाया है, प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की हैं, MRS के बारे में डिस्कस कर लिया, MRE के बारे में डिस्कस कर लिया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम कहीं आती है तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। आई होप वैसे आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है इसके बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हमारा टॉपिक स्टार्टिंग से चल रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आखिर इसका यूज़ क्या है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।